नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 को BD 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठचर्या या नॉलेज एंड करिकुलम का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 80 अंक का था, 75 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था, अर्थात एक प्रश्न 80/50 बराबर 1.6 अंक का था। तो एक प्रश्न कितना अंक था? 1.6 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 32 अंक या फिर 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही होना चाहिए। कुल मिला के पास होने के लिए इस पेपर में 32 अंक या 20 प्रश्न सही होना चाहिए। अपनी बुकलेट सीरीज जो है सी है, तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज सी नहीं है, प्रश्न आगे पीछे होगा, मिला लीजिएगा। आप लोग ओमार सीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखा करें। आप लोग ध्यान दीजिए, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप बता नहीं सकते कि क्लियर क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे एक दो प्रश्न हैं, यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने इस पेपर का जो प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से लगभग 45+ प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आए थे। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि 80 में 80 अंक मिलना चाहिए आप लोगों को। यदि 70+ से कम अंक प्राप्त होते हैं आप लोगों को, तो इसका मतलब है आप लोगों ने उतना मेहनत नहीं किया जितना करना चाहिए। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। अपने आप पे विश्वास रखिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ये शब्द मैं बार बार बोलता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके और वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके, इससे सभी लोग अपना आंसर चेक कर सकें। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, मातृभाषा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पाठ सहगामी क्रिया नहीं है? मैंने पहले ही कहा था नहीं शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कक्षा शिक्षण। डी इसका सही जवाब है, 2 का। तीसरा है, एनजीओ से तात्पर्य है अर्थात एनजीओ का फुल फॉर्म है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आए हुए हैं। चौथा प्रश्न है, विद्यार्थी की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, निर्देशन एवं परामर्श से, बाय गाइडेंस एंड काउंसलिंग से। अगला प्रश्न है 5 नंबर, विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी, प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोत्तम सद्गुण है, कथन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सुकरात। मैंने पहले ही कहा था, आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एकदम देख के जाइएगा, और जो प्रश्न मॉडल पेपर में देखिए आए हुए हैं, चाहे 2016, 17, 18 कभी भी, तो इन सारे प्रश्नों को देख के जरूर जाइए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने क्या किया, इन सारे प्रश्नों को उठा रहा है, और मैं जो प्रैक्टिस सेट हल करता हूँ सारे प्रश्नों को रखा रहता हूँ। तो अगर आप मॉडल पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अपने प्रैक्टिस सेट को ही रट डालिए। ये पहले ही कह रहा हूँ, 45+ प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट सेम टू सेम आए थे, तो जो बच्चे कंटिन्यू लगे थे, अच्छे से पढ़े होंगे, 100% उनके 80 में 80 अंक आएंगे। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाए वो ज्ञान है, यह कथन किस दर्शन से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, बौद्ध दर्शन। 6 का आप लोगों को पता था, बी था, और 7 का सी है, बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान संचरण एवं निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञाता की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ज्ञाता ज्ञान की व्याख्या
चुनौती और निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है 9, निम्न में से कौन सा पाठचर्या का मूल तत्व नहीं है? नहीं है, सारे प्रश्न लोग बार बार किए थे। सही जवाब हो जाएगा बी, वित्त का विकास। अगला प्रश्न है पाठचर्या नहीं होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका 10 का सी, कठोर। अगला प्रश्न है 11, माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का क्षेत्र है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण, चरित्र विकास, नागरिकों का विकास, सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर के पाठचर्या का दोष नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, उद्देश्य केंद्रित। उद्देश्य केंद्रित जो है ये माध्यमिक स्तर के पाठचर्या का दोष नहीं है। 12 का सी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, पाठचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, शिल्प कला केंद्रित पाठचर्या। हम लोग इसको कई बार कर चुके थे टेस्ट में इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है व्यावसायिक कोर्स के अंतर्गत पाठचर्या का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान के कौशल का विकास करना। सही जवाब हो जाएगा 14 का। ध्यान रखना, थोड़ा प्रश्न बड़ा है। छात्रों के जो 14 नंबर है, व्यावसायिक कोर्स के अंतर्गत पाठचर्या का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका छात्रों को कैरियर के विभिन्न विकल्पों से परिचित कराना। डी इसका सही जवाब है। 14 का डी इसका सही जवाब है। व्यावसायिक कोर्स के अंतर्गत पाठचर्या का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को कैरियर के विभिन्न विकल्पों से परिचित कराना। सारे तो क्लियर थे। ध्यान रखना, इसमें बी और डी में ही आपको थोड़ा संदेह होगा, तो डी इसका सही जवाब है 14 का। ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी, तर्क बुद्धि, इंद्रिय अनुभव, अंतःप्रज्ञा, सभी। अपने टेस्ट सेम टू सेम उठाए हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा और पाठचर्या के संबंध को बताता है? सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, शिक्षा और पाठचर्या परस्पर संबंधित एवं परस्पर आश्रित प्रत्यय हैं। 16 का सही जवाब है। ध्यान रखना, निम्न से कौन सा कथन शिक्षा और पाठचर्या के संबंध को बताता है? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षा और पाठचर्या परस्पर संबंधित एवं परस्पर आश्रित प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न है 17, इसको हम लोग कर चुके थे टेस्ट में देखोगे तो, लेकिन सेम टू सेम नहीं, लेकिन कर चुके हैं। आपको मैं कई बार बता चुका था कि स्कूल क्या है, सामाजिक स्थल भी होता है। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं, तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कूल क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 17 का डी, उपयुक्त सभी। सामाजिक, आप बार बार देखोगे स्कूल क्या है, सबसे बेहतरीन समाज निर्माण का, बच्चों में सामाजिक जो है भावनाएं निर्मित करता है। तो शिक्षण और अधिगम की जगह ये तो है ही, पढ़ाई तो होती है, आपको पता भी है, टीचिंग होती है, लेकिन सामाजिक बनाने की जगह भी है, खेलने कूदने की जगह भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का डी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इसका सभी सही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, नहीं सब। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सामान्य नैतिक शिक्षा। अगला प्रश्न है स्कूल के वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सभी खर्चों को बजट के भीतर ही सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ सागामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण एवं अधिगम से छुट्टी। अगला प्रश्न है 21, पाठ सागामी क्रियाओं का प्रकार नहीं है। नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, आध्यात्मिक क्रियाएं। आप लोग ध्यान रखना, अगर आप बुक में देखोगे तो 96 पेज पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जाकर देख लीजिए पाठ सागामी क्रियाओं का प्रकार, आप उसमें देखोगे तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, ठीक से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, आध्यात्मिक क्रियाएं, ये नहीं है। अगला प्रश्न है नेतृत्व का गुण नहीं है। नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, आत्मकेंद्रित। ये सारे सेम टू सेम टेस्ट से उठाया हुआ है। नेतृत्व का वह तरीका जिसके अंतर्गत सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, कई बार हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं, निरंकुश नेतृत्व। अगला प्रश्न है 24, स्कूल के पाठचर्या में भाषा का अध्ययन अन्य विषयों की सफलता में कैसे योगदान देता है? सही जवाब हो जाएगा इसका
ध्यान रखना इसका डी हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी, पढ़ने व लिखने के कौशल में सुधार करके, बी ज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करके, सी स्मृति एकाग्रता बढ़ाकर। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है 25। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठ्यक्रम में दूसरी भाषा सीखने का संभावित लाभ है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास में सुधार। देखोगे तो नॉर्मली आप खुद इसको कर सकते हो, जहाँ जहाँ कमी लिखा हुआ है ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, कमी तीनों में लिखा है, तो इसलिए इसका ए सही जवाब हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा माइंड अगर लगाएंगे, ध्यान देंगे, मैं कई बार बताया था। अगला प्रश्न है, कक्षागत नियंत्रण के अंतर्गत कक्षाध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? कक्षागत नियंत्रण की बात कर रहा है, अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा बी, छात्रों के अवांछनीय कार्यों एवं व्यवहारों पर शारीरिक दंड। ध्यान रखना, नेगेटिव पॉइंट कभी आप बच्चों के खिलाफ यूज नहीं कर सकते हो, तो आप उन्हें शारीरिक दंड दे ही नहीं सकते हो। अगला प्रश्न है 27। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के मित्रवत वातावरण हेतु आवश्यक घटक है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, एक ऐसा वातावरण बनाना जहां छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी सुरक्षित एवं समर्थित महसूस करें। सी इसका सही जवाब है 27 का। 28, अनुशासन बनाने की सकारात्मक विधि नहीं है, अर्थात नकारात्मक विधि है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, शारीरिक दंड। हमेशा बच्चों के अगर दंड जो है सारी निगेटिव चीज़ें होती हैं, शारीरिक दंड क्या हो जाएगा? सारी निगेटिव चीज़ें हो जाएगा। 28 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 29। स्कूल में अनुशासनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी उपचारात्मक उपाय है। सही जवाब हो जाएगा 29 का। 29 का ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा सी, दुर्व्यवहारों के कारणों को दूर करने के लिए परामर्श और सहायता के अवसर प्रदान करना। सबसे पहला जो चीज़ होता है वो परामर्श ही होता है, निर्देशन और परामर्श। अगला प्रश्न है, शिक्षक स्वमूल्यांकन से तात्पर्य है? स्वमूल्यांकन मतलब क्या होता है? अपना मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, एक प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक जवाबदेही का महत्व है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, निष्पक्ष रूप से शिक्षकों का मूल्यांकन करने में, शिक्षक कौशल सुधार, शिक्षकों की गतिविधियों के नियंत्रण में, तीनों सही है। अगला प्रश्न है 32। कक्षा में छात्रों के व्यवहार के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा में स्पष्ट नियम व अपेक्षाएं तय करना। अगला प्रश्न है 33। कक्षा में छात्रों की व्यस्तता को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा इसका 33 का बी, अंतःक्रिया शिक्षण विधियों का उपयोग करना। अगला प्रश्न है 34। स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ध्यान रखना, इसमें प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ यहीं पर, जो सेम टू सेम मुझे दिख रहा है। मैं कई बार आपको बोला पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद ही आप लोग क्लिक कीजिए। उसका कारण है, ये जो प्रश्न है 34 और 35 दोनों एक ही जगह से उठाया गया है, क्योंकि एक ही टॉपिक रहा होगा वहाँ से उठाया है। 35 में आप देखिए क्या बोल रहा है, स्कूली व्यवस्था में दुर्व्यवहार को समाप्त करने, और यहाँ क्या बोल रहा है, दुर्व्यवहार को रोकने। स्कूली व्यवस्था में दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन के रूप में दंड का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम है? 35 में देखिए 34 का उत्तर खुद दे रहा है। 34 में क्या पूछा, स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अगर प्रश्न आपको उत्तर नहीं आ रहा, कन्फ्यूजिंग है, तो कई लोग जो है इसमें सी और ए में कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि पुनर्वास तो होता नहीं है छात्रों का, सजा से पुनर्वास तो होता नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे? स्कूली व्यवस्था में दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन दंड का रूप। अब यहाँ पर यहाँ पूछ रहा है सजा, दंड सजा में ही तो आता है, तो यहाँ दुर्व्यवहार को समाप्त करने की खुद ही बात कर रहा है। इसका मतलब जो टॉपिक उठाया गया वहाँ दुर्व्यवहार वाला टॉपिक था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से प्रश्न पूरा पढ़िए, उसके बाद ही गोला कीजिए। उससे क्या होता है, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर अगले प्रश्न में कहीं न कहीं मिल जाता है, या फिर कई प्रश्न रिपीट किए रहते हैं। अगर एक प्रश्न आपका सही है तो दो प्रश्न सही हो सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए सारे प्रश्न पढ़ने के बाद आप गोला कर लीजिए, जो 100% क्लियर हो, उसके बाद ही आप गोला भरिए।
तो स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दुर्व्यवहार को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है 35, स्कूली व्यवस्था में दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन के रूप में दंड का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम है? 35 का सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों की नाराजगी और असंतोष में वृद्धि। अगर दंड का उपयोग करोगे जाहिर बात है छात्र नाराज हो जाएंगे। ऐसे कई एग्जाम में देखिए एक ही टॉपिक से 4-5 प्रश्न उठाता है और सारा आंसर लगभग मिलता जुलता रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। तो इसलिए आप प्रश्नों को पूरा पढ़ा करें। अगला प्रश्न है 36, कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर पाठचर्या की रूपरेखा 2005-2009 का क्या रुख था? 36 का सही जवाब हो जाएगा बी, अधिगम को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में देखा गया। 36 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न 37, पाठचर्या की रूपरेखा 2005-2009 को विकसित करने के लिए भारत में कौन सा संगठन जिम्मेदार था? हम लोग कई बार इस प्रश्न को देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT। अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी पर जोर। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो स्थानीय निकाय विद्यालय पाठचर्या में किस प्रकार योगदान हैं सकते हैं या फिर कर सकते हैं? यहाँ होना चाहिए स्थानीय निकाय विद्यालय पाठचर्या में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, कई जगह आप देखते होंगे गांव में जो स्थानीय निकाय चाहे सरपंच हो गए या फिर नगर पालिका वगैरह जहाँ पर है, वो स्कूल भी कई जगह बनाते हैं, स्कूल की मरम्मत करते हैं, बाउंड्री घिरवाते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, स्थानीय जरूरतों प्राथमिकताओं की पूर्ति पहचान करना ये तो उनका काम रहेगा ही, भाई आराम से स्थानीय में क्या जरूरत है, ठीक है। और पाठचर्या विकास के लिए धन उपलब्ध, सरकार जो इनको जो फंड देती है, नगर पालिका वगैरह नगर निगम वगैरह या फिर प्रधानाचार्य जो भी आते हैं, मतलब प्राइमरी जो सरपंच होते हैं, तो हर जगह नहीं, कई राज्यों छत्तीसगढ़ वगैरह में क्या है, सरपंच ही टीचरों का सारा कुछ करता है, कई ऐसे राज्यों में है, ठीक है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराना, तो कई जगह ये सारा करते हैं ये। तो इसमें जो एक और दो तो आपको कन्फ्यूज है ही नहीं, अगर दो सही है तो जाहिर बात तीसरा भी सही हो जाएगा, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है 40 नंबर, तो 39 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठचर्या के निर्माण में कई संस्थाओं को शामिल करने का संभावित लाभ है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी दृष्टिकोण की विविधता, संसाधनों का कुशल उपयोग, पाठचर्या का अधिक प्रभावी करवाना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पाठ्यक्रम में ज्ञान का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से पक्षपाती है, यह सही जवाब हो जाएगा इसका ए। अगर आप गूगल पे देखोगे तो आसानी से मिल जाएगा, रेडिकल्स, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रकार नहीं है? हम लोग कर चुके हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा इसका 42 का सही जवाब है डी, मति ज्ञान। ध्यान रखना, बुक में देखोगे तो ये मिल जाएगा। ये क्या है, जैन दर्शन का है। 42 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 43, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, रसेल। हम लोग टेस्ट में इसको हल कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, विद्या। हम लोग देख चुके हैं टेस्ट में कई बार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सेम टू सेम अपने टेस्ट से उठाया हुआ है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका 47 का बी, फ्रायड। और 46 का कौन सा था? सी। अगला प्रश्न है 48, निम्न में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, जॉन ड्यूवी कहते हैं इन्हें, टेस्ट से अपने सेम टू सेम उठाया हुआ है। अगला प्रश्न 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? कई बार हम लोग हल कर चुके हैं इसको। सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 45। मैंने कहा था 45, 21 महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है,
करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा इसको सी, लैटिन। अपने टेस्ट में हम लोग इसको हल कर चुके थे। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? तो इस प्रश्न को ध्यान रखना, कई लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि मॉडल पेपर में बी और डी दोनों दिया है। आप देखेंगे संजय मॉडल पेपर में किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है, तो बी और डी दोनों आपको मिल जाएगा। तो आप बुक में चले जाइए, ठीक है। बुक में क्या है, प्रकृतिवाद क्या करते हैं, पॉइंट को ध्यान रखना। प्रकृतिवाद बालक के व्यक्तित्व पर बल देते हैं। बुक में आप जाके 54 पेज पर ठाकुर पब्लिकेशन में देख लीजिए। प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवादी बालक के व्यक्तित्व पर ध्यान देते हैं। लेकिन प्रयोजनवाद जो है ये क्या करता है, बालक की जो प्रयोजनवाद है ये बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। और इसमें क्या बोला है, पाठ छात्र केंद्रित होता है। अगर आप 56 पेज पे जाएंगे बुक में तो प्रयोजनवाद के बारे में दिया गया है, तो वहाँ पर प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम संबंध दिया गया है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। 56 जो पेज है वहाँ पर 56 पेज पर प्रयोजनवाद एवं पाठचर्या ये इसका संबंध ही दे दिया है। तो आपको संदेह मतलब कुछ बच ही नहीं रहा है, इसमें साफ शब्दों में बताया गया है, ठीक है, कि बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानता है प्रयोजनवाद। साथ ही पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न अभिरुचियों के अनुसार करता है। क्लियर हो गया। प्रकृतिवाद क्या करता है, बालक के व्यक्तित्व पर बल देता है, लेकिन प्रयोजनवाद बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानता है। साथ ही पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न अभिरुचियों के अनुसार करता है। तो आप ही बताइए कौन सा सही है। मॉडल पेपर में ठीक है कई चीज़ें रहता है वो बार बार घुमाता है, तो वहाँ पर प्रकृति और प्रयोजनवाद दोनों दिया है। तो आप अपने कॉमन सेंस बताएंगे तो क्या होगा। प्रकृतिवाद बालक के व्यक्तित्व पर बल देता है, प्रयोजनवाद बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानता है, साथ ही पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न रुचियों के अनुसार करता है। इसमें पूछा क्या है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है, ठीक है। तो बालक की विभिन्न रुचियों के अनुसार करता है, जाहिर सी बात है बालक को केंद्र मानता है। सही जवाब हो जाएगा मेरे अनुसार डी, ठीक है। अब उसने मॉडल पेपर में उससे बनाया हुआ है तो ध्यान रखना कौन सा उत्तर मानेगा पता नहीं, क्योंकि क्या करते हैं सेम टू सेम प्रश्न वो आंसर भी मान लेते हैं। मॉडल पेपर जो प्रश्न उठाए हैं अगर गलत रहता है तो गलत भी मान लेते हैं कई बार। तो जो प्रश्न दो जगह दिया गया है वो किस जगह वाला प्रश्न उठाया है पता नहीं। तो अभी हम लोग बुक के अनुसार चलेंगे और इस 51 का सही जवाब मानेंगे डी, प्रयोजनवाद, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आप बी किए तो सकता है आपका सही हो जाए, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ। मैं पहले कहा 1-2 प्रश्न का संदेह है, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, ज़्यादा नहीं 2 या 3 प्रश्न ऐसे हैं बस, ठीक है। तो किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, प्रयोजनवाद। अगर आप बी किए हैं तो वो भी सही हो सकता है, अपने अनुसार देखिए, मेरे अनुसार डी है। अगला प्रश्न है 52, स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, सी, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों। बुक में सेम टू सेम दिया हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए हैं, तो आध्यात्मिक पाठचर्या और भौतिक पाठचर्या दोनों है। आप देख लीजिएगा बुक में आपको सेम टू सेम ये मिल जाएगा, ठीक है। 62 पेज पे है, 62 पेज पर बुक में आप देख लीजिए आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है तो 52 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 53, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, मुनरो का। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? 1-2 प्रश्न पहले मैंने बताया बहुत संदेहप्रद हैं, तो इसमें भी क्या है, मॉडल पेपर में ए दिया हुआ है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ गूगल में सर्च भी किया तो उसमें बार बार यही बता रहा है, यदि शिक्षा उत्पाद है इसकी बात यही कर रहा है कि भविष्य में क्या करना है, कैसे क्या प्लानिंग से संबंधित बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब हम लोग ए मान के चल रहे हैं। अगर आप डी किए तो सही हो सकता है। नॉर्मली अगर कॉमन सेंस से देखें तो बोल रहा है कि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा में कहाँ से प्राप्त होती है, पाठ्यक्रम से। तो अगर कोई प्रोडक्ट किसी से बनता है तो अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो जहाँ से बनता है वो क्या हो जाता है, वो संसाधन रिसोर्स हो जाता है, उसके अनुसार तो सी भी सही हो सकता है, ठीक है। तो यदि बालक जैसे शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है, तो अभी हम लोग मॉडल पेपर के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है मॉडल पेपर से बनाया होगा, निश्चित रूप से वो उत्तर ए ही मानेगा, ठीक है। बाकी आप लोग बस चेक कर लीजिए, मैं पहले कहा 1-2 क्वेश्चन संदेह है। तो यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, योजना, ठीक है। प्रश्न सेम टू सेम आया हुआ है मॉडल पेपर से, ए इसका सही जवाब है 54 का। अगला प्रश्न है
10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की? तो ध्यान रखना, यहाँ सिफारिश की बात कर रहा है, इंग्लिश में देखोगे तो इंट्रोड्यूस। तो हम लोग अगर थोड़ा सा देखेंगे तो 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, कोठारी कमीशन। आप लोग प्रश्नों पर ध्यान दिया करो। बोल रहा है 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की? तो कोठारी कमीशन। अगर 1986 की शिक्षा नीति की आप बात करोगे तो पता है क्या कर रहा है, इसने क्या किया है, पूरे देश में शिक्षा नीति लागू किया है। 1986 की शिक्षा नीति क्या की है, पूरे देश में 10+2+3 लागू किया है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, यहाँ पर सिफारिश की बात कर रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, कोठारी कमीशन। 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की? सही जवाब हो जाएगा डी, कोठारी कमीशन। कई बच्चे परेशान थे, 1986 होगा बात कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का डी। अगला प्रश्न है 56, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, कोहलर। 56 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 57, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, कौशल पर। हालांकि जो टीचिंग होता है वो छात्र पर केंद्रित होता है, लेकिन जो आधारित सूक्ष्म शिक्षण आधारित होता है क्या है? कौशल पर, स्किल पर। जो माइक्रो टीचिंग होता है, आप ध्यान होगे तो स्किल पर होता है। 57 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 58, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, ए बी दोनों, वंशानुक्रमिक वातावरण दोनों है। अगला प्रश्न है विद्यालय एक ... संगठन है। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, औपचारिक। विद्यालय क्या है? एक औपचारिक संगठन है। परिवार क्या है? अनौपचारिक है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा, हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं इसको। अगला प्रश्न है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, विद्यार्थी। मतलब प्राइमरी में क्या करेंगे तो, बट अगर आप इसमें स्पष्ट नहीं किया है, प्राइमरी में देखोगे तो विशेषज्ञ होगा, क्योंकि बच्चे तो नॉर्मल रहते हैं। कोई बच्चा एक में है तो क्या मूल्यांकन करेगा शिक्षक का? तो जाहिर सी बात है फिर विशेषज्ञ आपको जो करके भेजे वही से माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, जो बुक वगैरह में मिलेगा भी आपको, तो डी ही है। ठीक है, 60 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 61, पाठ्यसागामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, सभी। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? इसने देखो सही किया, क्योंकि कई राष्ट्रभाषा दिया रहता है, हम लोग सब टेस्ट में कर चुके थे। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है 63, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, शिक्षक जन्मजात होते हैं, बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया। कई बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, इसको प्रस्ताव कब? तो 1958 था। स्वीकार मैंने बताया था कि स्वीकार कब किया गया, 1968, बुक में साफ साफ दिया हुआ है। तो इसने पूछ लिया स्वीकार कब किया गया, सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, 1968 में। ठीक है, हम लोग इसको 2 बार किए, इसमें एक बार तो शायद 7 में, हम लोग टेस्ट 7 में इसको सबसे ऊपर रख मैंने आपको क्लियर किया था, स्वीकार किया गया था 1968 में। ठीक है, आप लोग परेशान मत होना। तो अगला प्रश्न है 64 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 65, लिखित भाषा की मूल इकाई क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, वर्ण। अगला प्रश्न है 66, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? सही जवाब हो जाएगा इसका NCERT सी। 67, विशिष्ट बालक का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक सभी। 67 का सही जवाब हो जाएगा डी और 66 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 68, शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, जॉन एडम्स। ये प्रश्न लोग टेस्ट में सेम टू सेम आ गया है कथन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा इसका 69 का ए, प्रश्न पूछना। ध्यान रखना, बालक की रुचि को बनाए रखने के लिए, आप पढ़ा रहे बच्चे को, अगर आप पढ़ाते रहो तो उतना इंटरेस्ट ना ले, लेकिन अगर बीच में प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा क्या है, रुचि उसकी बनी रहेगी। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70, निम्न में से कौन नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? बौद्धिक गुण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तम स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है 71, छात्रों में अनुशासन, यहाँ ध्यान रखना, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने की बात कर रहा है। बनाए रखने के लिए
सही जवाब हो जाएगा इसका डी, छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। अगर कोई छात्र है अनुशासनहीन है तो उसको कोई काम दे दीजिए कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप इस काम को करिए, तो ध्यान रखना उत्तरदायित्व जैसे देंगे अनुशासन में आ जाएगा, उसको करना है। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सही जवाब हो जाएगा छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। ठीक है, प्रश्न नहीं होगा, प्रश्न पूछने से क्या होगा, प्रश्न थोड़ी अनुशासन बना रहेगा। तो रुचि बनाना हो तो प्रश्न पूछेंगे, लेकिन अनुशासन बनाए रखना है तो छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। 71 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 72, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा सी, कीट डेविड, अपने टेस्ट से आया हुआ है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, मार्टिन ब्रॉडवेल। अगला प्रश्न है, सफल शैक्षिक कौन है? सफल शिक्षक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है, जिसका व्यक्तित्व से कुछ नहीं होता है। आप बहुत अच्छा पर्सनालिटी आपकी है, लेकिन अगर आप अच्छे से अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं कोई मतलब नहीं, बच्चे आपको सुनेंगे ही नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 74 का डी। अगला प्रश्न है 75, पुरस्कार प्रदान करना अनुशासन बनाने के किस विधि के अंतर्गत आता है? पुरस्कार देना क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, सकारात्मक। तो दोस्तों यह था BD 201 अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठचर्या का जो भी एग्जाम हुआ 2023 में 29 अप्रैल को, उसका आंसर की। तो आप लोग अब तो विश्वास हो गया होगा कि अगर आप लोग जुड़े हैं साथ में मॉडल पे और प्रैक्टिस सेट को अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चे 80 में 80 अंक प्राप्त किए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप विश्वास कीजिए। मार्कशीट क्योंकि हम दिखाते भी रहते हैं, तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। हम लोग शुरू कर देंगे BD 202 का, क्योंकि उसको भी बच्चे बार बार बोल रहे हैं। तो हमने रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जितने भी आपके एग्जाम देने वाले हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और आप लोग जिस कॉलेज में एग्जाम देने जा रहे हैं इतना उपकार कीजिए प्लीज़। अगर आपको लाभ हो रहा है, देख भी चुके हैं, करीब 45+ प्रश्न अपने टेस्ट से सेम टू सेम आया है, तो आपको विश्वास तो हो ही गया होगा। तो आप लोग जहाँ जा रहे हैं उस कॉलेज में भी बच्चों को बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि आप लोग ही अगर अच्छा करेंगे तो भी हम लोग अच्छे आगे बढ़ पाएंगे और जुड़े रहेंगे हम लोग। तो प्लीज़ जिस कॉलेज में एग्जाम दे रहे हैं अपने चैनल के बारे में बताइए, हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे। इससे क्या होगा, हमें इतना ही होगा कि अपने परिवार अपना बढ़ता रहेगा तो अच्छा लगता है, व्यू अच्छे आते रहेंगे और बच्चों को लाभ भी होता है, क्योंकि सभी BEd कर रहे हैं, निश्चित रूप से टीचर बनना चाहते हैं, परसेंटेज बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, आपके कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं सभी को सेंड कर दिए, क्योंकि मैक्सिमम 1-2 प्रश्न संदेह है, बाकी 100% बता रहा हूँ। 1-2 प्रश्न को छोड़ दिया जाए, वो प्रश्न भी सही होगा, तो 1-2 प्रश्न छोड़ दिया जाए तो सारे प्रश्न सही हैं, तो बच्चों को अपना आंसर की अच्छे से मिला सकें, ऑथेंटिक मान के चलिए आप। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तुरंत ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देता हूँ, मेहनत करने के बाद ही डालता हूँ। ठीक है, अच्छे से सर्च करके, थोड़ा लेट डालता हूँ बट डालता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी बच्चे मिला सकें, अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं सभी को शेयर कीजिए। और जहाँ भी आप एग्जाम देने जाते हैं हर किसी को इस चैनल के बारे में बताइए, हम्बली रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यदि आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।